बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से 4 साल पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या होता है। पीएई का एक जहाज़ जो कि लाहौर से कराची जा रहा होता है, वो कराची में क्रैश लैंड करता है और उसमें 97 लोगों की डेथ हो जाती है। ये वाक़या ऐसे 4 साल पहले हुआ। 4 साल के बाद अब उसकी तहकीकाती रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है और उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जो चौंका देने वाली बातें हैं, आज का शो उन सब चीज़ों के ऊपर है। मैं, आप और आपके चाहने वाले किसी भी एरोप्लेन के ऊपर बाहर के मुल्क या अंदरूनी मुल्क जब सफ़र करते हैं तो इस एतमाद के साथ बैठते हैं कि ये दुनिया में सबसे सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग है। लेकिन ये सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग सिर्फ अमेरिका, यूरोप या दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा। पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे तरक्की पजीर ममालिक में ये नहीं है। यहाँ पर जो हादसात की तादाद है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आप गिला कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप गिला कर सकते हैं ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बट ये जो वाक़या हुआ 4 साल पहले, इसके अंदर इस वाक़े की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पायलट पर डाली जा रही है। आज हमारे साथ है कैप्टन इजाज़ तोफ़ैल। ही इज़ एन इंस्ट्रक्टर, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। इन्होंने यूएस से जो है एविएशन में डिग्री हासिल की और अभी पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि पायलट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है और ये सारे जहाज़ पाकिस्तान, इंडिया और ये तरक्की पजीर जो ममालिक हैं वहाँ पर क्यों नहीं गिरते, ये यहाँ पर क्यों सारा कुछ होता है? ये सारी की सारी जो प्रोफेशनलिज्म है, क्या सारा वहाँ पर चला गया और हमारे पास ही क्या सारे 2 नंबर पायलट आ गए? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो वाक़या होता है 4 साल पहले, उसके अंदर पायलट किस हालत में था? एज अ पायलट उसको प्लीज़ नरेट कीजिएगा। इफ़ यू आर फ्लाइंग दैट प्लेन, तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था कि वो पायलट ईगोइस्टिक ना होता, वो गुस्से में ना आता और वो इस तरह के फैसले ना लेता जो कि कोई भी प्रोफेशनल पायलट ना लेता? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर मैं ये बताता हूँ कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़ाहिर है एयरक्राफ्ट्स आर थिंग जो कि कहीं पे भी कोई भी मशीन माल फंक्शन कर सकती है। हाँ, एविएशन के अंदर ये ज़रूर है कि द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड इज़ द गाय हु इज़ फ्लाइंग इट, द पायलट। और उस वाक़ये के भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स सामने आई हैं, बट हम लोगों ने जो अपने बेस पर अब तक पढ़ा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली स्टेटेड, बट it was one of the reasons was कि he was not very active at that time. जो बताया जा रहा था, आई थिंक उस वक्त रोज़े भी चल रहे थे, तो he was fasting as well. तो उस वजह से ज़ाहिर है जब आप रोज़ा रखते हैं या फास्ट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आई होती है। प्लस व्हेन यू टेक ऑफ तो आप हवा में जाते हैं तो शुगर कंटेंट वैसे ही नीचे आ जाता है, तो आप जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस 80-90% होती है, इट कम्स डाउन टू व्हाट 50-60%। आम आवाम के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बिल्कुल भूख, बिल्कुल। शिद्दत प्यास और उस चीज़ से। लेकिन जब आप फ्लाई करते हैं तो वो लो शुगर लेवल की वजह से वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर से बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ होती है Okay, किसी भी चीज़ की वजह से। डिसीजन मेकिंग इस तरीके से कि जैसे उस जहाज़ के बारे में बताया गया था कि इट वाज फ्लाइंग परफेक्टली फाइन, बट जब दे वर अबाउट टू डिसेंड, हम एक एविएशन के अंदर हम लोग जब डिसेंड करते हैं, ख़ासतौर पे जो एयरलाइनर से बढ़े, देयर इज़ अ पर्टिकुलर हाइट जहाँ से इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड कि यहाँ से इस हाइट से इस स्पीड के ऊपर, इस नोज एंगल के ऊपर हम लोग डिसेंड करना शुरू करेंगे और एग्जैक्टली इतनी डिस्टेंस में इतनी स्पीड में कैप्टन साहब, एग्जैक्टली यही रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया है कि प्लेन वाज फ्लाइंग परफेक्टली फाइन एट 34,000 फीट। ऑटो पायलट के ऊपर उसने सारा सफ़र किया है और जहाँ पर रेडियो टावर ने इसको कहा कि अब वी विल बी डिसेंडिंग, जी, जब वो डिसेंड करने के लिए उनको बोला गया तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। उस पॉइंट के ऊपर उन्होंने डिसेंड नहीं स्टार्ट किया और उन्होंने फर्दर उसको आगे लेके चले गए। क्या ये बात दुरुस्त है? सर इग्नोर तो नहीं कह सकते, बट कुछ भी हुआ होगा, दे मस्ट हैव बीन अ लैग ऑब्वियसली, बट यस दिस डिड टेक प्लेस। जहाँ से दे शुड हैव स्टार्टेड डिसेंडिंग, दे डिसेंडेड अ बिट फर्दर वहाँ से। उससे नुकसान अब ये हुआ है कि जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, रनवे से पीछे एक चीज़ लगी होती है, उसे बोलते हैं मार्कर बीकन्स। 2 से 3 जो ना वो पीछे लगे होते हैं और हर मार्केट बीकन की एक अपनी पर्टिकुलर हाइट है। मतलब अगर पहले मार्केट बीकन पे फॉर एग्जांपल इट इज़ 9,600 फीट, नेक्स्ट के ऊपर आके इट विल बी
7,200. राइट। तो उस हाइट पर, उस मार्केट बीकन पर आपकी वो हाइट होनी चाहिए. अगर आप उससे ऊपर हैं तो ऑब्वियसली यूर कमिंग हाई, अगर और आप फिर उससे आपकी- नीचे हैं तो आप यूर कमिंग लो. जी, वो एक टर्म यूज की गई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा है इट वाज अ वेरी हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि Yes. देखें जब आप पहले तो आप हाई आ रहे हैं जी। तो ऑब्वियस सी बात है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, मी एज अ फ्लायर, अगर मैं हाई आ रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी अप्रोच हाई है, मैं रनवे आधा खा चुका हूँ नीचे है, तो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गो अराउंड. बट देन अगेन ऑब्वियसली दे वर कैप्टन एग्जॉस्टेड. साहब, अच्छा कैप्टन साहब, जो कराची एयरपोर्ट है, क्या उसके ऊपर मल्टीपल रनवेज नहीं है? कि ऐसा नहीं हो सकता था कि वो पूरा जो टर्न अराउंड लेने की बजाय एक शार्प टर्न लेते? इसकी एग्जांपल है स्कर्दू एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं तो देयर इज अ वेरी शार्प टर्न जो लिया जाता है जहाज़ की तरफ से, और वो फिर उसकी रनवे के ऊपर उसकी जो है ना अप्रोच बनती है. जी तो क्या ऐसी अप्रोच वहां पर उस वक्त नहीं बनाई जा सकती थी? जरूर इतना लंबा लेना था सर, चक्कर? बनाई जा सकती क्या थी उसमें अगर, भी पायलट की ही गलती थी या कोई? नहीं सर, बनाई बिल्कुल जा सकती थी अगर इंजन्स चल रहे होते. हम जब गिलगित में फ्लाई करते हैं या कहीं पे भी, आई हैव अ फ्रेंड जो PIA के लिए फ्लाई करता है, वो लोग यूजुअली ATRs पे जाते हैं गिलगित यहाँ वहाँ. तो जब आपके इंजन्स चल रहे हैं तो उस वक्त तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं एक शार्प स्टीप टर्न भी कर सकता हूँ, कुछ भी. जब मेरे इंजन्स बंद हो गए तो अगर ग्लाइडिंग मैं, है बस। ऑलरेडी हम लोग ग्लाइडिंग के ऊपर हैं, वहाँ पर अगर मैं मजीद शार्पर टर्न के अंदर जाऊँगा, मेरा जहाज स्टॉल कर सकता है, गिर सकता है. तो वो जो थोड़ा सा मार्जिन है मेरे पास, मैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर कैप्टन दूंगा साहब, ये वाक़या हो गया, आपने नाज़रीन को बड़ा अच्छी तरह बता दिया कि कैसे हुआ. इतनी स्टबर्ननेस, इतनी जिद, ये लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारे सिस्टम का? सर. क्या, सॉरी टू कट यू ऑफ, जो तालीम दी जाती है उसके अंदर इस तरह की चीज़ों का नहीं बताया जाता? जहाँ तक एयरफोर्स का पता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर तो बाकायदा ट्रेन किया जाता है पायलट्स को, फाइटर पायलट्स को, उनके स्टेमिनास को, उनके माइंड सेट्स को, उनके डिसीजन पावर को, बिकॉज इट्स अ माइंड गेम. बट जहाँ पे कमर्शलिज्म आ जाता है तो वहाँ पर क्या ये सारी नेसेसिटीज दूर हो जाती हैं? सर, सबसे पहले हम अगर पाकिस्तान की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब पायलट्स ट्रेन किए जाते हैं तो सबसे पहले जो उनका माइंडसेट तैयार किया जाता है, क्योंकि देखें जब हम फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, या मैं बीइंग एन इंस्ट्रक्टर जब बच्चे को लेके जाता हूँ फ्लाइंग के लिए, तो जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो तो वही कुछ चंद हैं जो फॉलो होते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं. द मैक्सिमम वी हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर आर द इमरजेंसीज, क्योंकि वो वाहिद चीज़ है जो बता के नहीं आती. और जहाँ पर पाकिस्तान की एविएशन का सवाल है, ये पूरी दुनिया जानती है, एमिरेट्स की भी पहली फ़्लाइट पाकिस्तानी पायलट्स लेके गए थे. कुछ सालों पहले अगर चले जाएं हम, तो ये तो हमारे आंखों देखी बात है, जब मैं इवन पायलट नहीं था, कि जो एड्स आया करते थे एयरलाइंस के, उनमें पर्टिकुलरली मेंशन किया होता था कि पाकिस्तानी पायलट्स प्रेफर्ड, क्योंकि ये आप 1960-70 की बात करते हो? नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी रीसेंट टाइम्स, लाइक द 2000s, इवन प्रीवियसली अभी 2014, 15, 16 तक भी, इवन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कैप्टन जी साहब, जी, हमने तो हमेशा PAE की बुराइयां सुनी. हमने तो हमेशा यही सुना है कि हमारे जो पायलट्स हैं, हमारी जो एयर होस्टेसेस हैं, इवन जो हमारा ग्राउंड क्रू है, वो आपको एक मुजरिम की तरह ट्रीट करता है. वो जब आप जहाज़ पे बैठते हैं तो आपको पहले से ही थर्ड क्लास सिटीजन समझ जाता है कि यार मजदूर है, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, तो इनके साथ इसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह एक थर्ड क्लास सिटीजन को किया जाता है. द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट वी सी इन एमिरेट्स और गल्फ, दैट लैक्स इन PAE. और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ना. अगर एक कैप्टन हु इज स्टीयरिंग द शिप वो ही अनप्रोफेशनल है या वो प्रोफेशनल है, तो वो निचले अमला भी सीधा कर देता है. तो माजरत के साथ आई वुड डिफर टू दिस, बट प्लीज कंटिन्यू. सर. अगेन ये जो सारी आपने बातें बताई हैं कि किस एयर हॉस्टेसेस का, एक क्रू का बिहेवियर ऊपर नीचे होता है, ये सारी चीज़ें ज़ाती तौर पर ख़राब हो सकती हैं, वरना नोबडी इज़ एवर ट्रेन्ड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर. हमें जब ट्रेन किया जाता है तो ऑब्वियसली जो इवन एयर हॉस्टेसेस क्रू की आप बात कर रहे हैं या पायलट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारा CRM है, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें ये डिफाइन किया जाता है, इवन जो कॉकपिट में पायलट्स आपस में बैठे हैं वो और हमारा क्रू, वी आर सपोज टू बिहेव एज अ टीम. क्यों? बिकॉज इफ इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इन्हीं सब ने एज अ टीम काम करके किसी भी चीज़ को किनारे पे लगाना है.
पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक तो सबसे बड़ा तोहफा जो है वो चारों मौसमों का दिया हुआ है। राइट। उन चारों मौसमों के अंदर जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वी आर ऑलमोस्ट अवेयर ऑफ कि क्या क्या हो सकता है। बहुत सी चीज़ें मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग लाइफ के अंदर आई फेस्ड इमरजेंसीज इवन इंस्ट्रक्शन के अंदर देखते हैं ये चीज़ें। बाहर के अंदर ये है कि वहाँ पर लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, और ये सिर्फ हम एविएशन की बात नहीं कर रहे, यही अगर मैं ड्राइविंग की बात करता हूँ तो जब वो बातें आपकी ठीक है, बट आपको मूड स्विंग्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग दी जाती है? आपको कोई साइकोलॉजिस्ट, आपको कोई बिहेवियरल ट्रेनिंग दी जाती है? आपकी बीवी से लड़ाई होगी और अगले दिन जाके जहाज मार दे नीचे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं और जिस तरह की वो रिपोर्ट आई है, आई विल पेटी कि वो जो 100 खानदान थे उनका क्या कसूर था कि आपकी जिद और आपकी जो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग थी उससे वो आज भी भुगत रहे हैं। तो क्या ये कोई बिहेवियरल, कोई आपको इस तरह की कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई इस तरह की बुक होती है? बिकॉज आई एम अनअवेयर ऑफ द टीचिंग्स दैट आर गिवन टू अ पायलट, तो उसमें थोड़ी रोशनी डालिएगा प्लीज। सर हमारा हर साल एक मेडिकल होता है। जब इनिशियल मेडिकल भी होता है उसके अंदर एक तो आपका फिजिकल मेडिकल होता है, उसके अलावा एक होती है मेंटल एवेल्युएशन। राइट। No one can qualify to become a pilot until he's physically or mentally stable. Okay. 1, 2, ये जो आपने अभी बात की है, हर फ्लाइट से पहले every pilot has to go through a simple medical। आपका कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई बैठा होता है, they will ask just a few simple questions just to make sure कि you are mentally fine। आपकी कोई लड़ाई या क्योंकि बातों में आपको सर ये काम पे बैठा होता है? ये सर एयरपोर्ट पे बिफोर यू फ्लाइट, बिफोर यू फ्लाइट जब आपको आपकी वेदर ब्रीफिंग्स दी जाती हैं सारा कुछ, तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये मेक श्योर किया जाता है कि कहीं कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कहीं ये बीमार तो नहीं है, बिकॉज इफ देयर इज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आप जहाज पे नहीं भेजते। अच्छा, देयर आर ऑलवेज बैकअप पायलट्स। आई फ्लाई अ लॉट फॉर्चुनेटली। मेरे एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि एक दो दोस्त थे तो उनके साथ ही वो मेरे साथ ही चेक इन किया उन्होंने। अब यकीन करें मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर भी रुके होंगे। इवन एक होता है ना जिस तरह आप वेदर ब्रीफिंग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी जो है उनको कॉकपिट के अंदर ही दी गई होगी जो दी गई होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लोकल एयरलाइंस, प्राइवेट सेक्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बट ये बड़ा फिर अनफॉर्चुनेट है बिकॉज इट इज़ अ प्रोसीजर दैट इज़ देयर बट इट इज़ मिसिंग। क्योंकि अगर आपका मूड ऑफ है तो मुझे तो 2 मिनट में गुफ्तगू करके पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी डाउन है, तो मुझे तो उसी वक्त पता चल जाएगा। आई थिंक दैट सेगमेंट इज मिसिंग। सर उस तरीके से तो हम बहुत सारे, जैसे अब देयर वाज एन एयरलाइन, इट वाज इंटरनेशनल एयरलाइन, और वहाँ पर अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें, मैंने भी आपसे कह रहा था कि प्रोसीजर्स हर जगह मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ जहाज छोड़ दें, हम ड्राइविंग की बात कर लेते हैं, हम दुबई में जाके ड्राइव करते हैं या पाकिस्तान में ड्राइव करते हैं, वहाँ पर अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम चाह के भी जो है ना गाड़ी को 1 सेकंड ऐसे साइड पे नहीं लगाएंगे या बगैर इंडिकेटर के टर्न नहीं करेंगे। यहाँ पर इट इज़ द पीपल्स चॉइस टू नॉट फॉलो इट। एग्जैक्टली। एंड और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि यार लोग फॉलो नहीं करे तो लोगों की वजह से हमें तो ख़राब ना करो, हम तो ठीक हैं, वो लोग गलत हैं। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा था वाकई, देयर वाज एन एयरलाइन जिसके अंदर अब जहाज़ वाज कमिंग इन फॉर लैंडिंग एंड इट वाज अ ह्यूज एयरलाइन, बहुत बड़ी थी, जहाज़ लैंडिंग के लिए आ रहा था, थोड़ा सा कुछ आई थिंक हाइट का इसी तरह का कुछ इशू था, एंड देयर वाज अ स्लाइट चांस कि दे मे नॉट बी एबल टू लैंड। मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ देखा जाता है कि आपकी थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हाइट थी, द पायलट स्टिल लैंडेड एंड इट वाज अ सेफ लैंडिंग, कोई मसला नहीं हुआ, वो सेफली आया, वो लैंड किया, उन्होंने जहाज़ लगाया, चले गए, साथ ही उन लोगों ने बोर्ड बिठा लिया। दिस वॉज द गिवन स्पीड कि जिस पे आपको लैंड करना चाहिए था, दिस वॉज द हाइट जिस पे आपने करना था, ये हाइट नहीं थी, ये स्पीड नहीं थी। वाई डिड यू अटेम्प्ट टू लैंड, वाई डिड यू रिस्क द लाइफ ऑफ द पीपल? और अगर वो पायलट उसे जस्टिफाई ना कर पाए, ही इज़ डन, ही इज़ ग्राउंडेड, ही इज़ गॉन। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा पहले भी 1-2 क्रैशेस हुए थे, और उसमें भी गलतियाँ इस तरीके से लोगों की कुछ निकली थी, लेकिन वो लोग अभी भी एविएशन में एक्टिव हैं। और अगेन ये फिर हमारे ऊपर है कि वी आर निगलेक्टिंग इट, क्योंकि एविएशन कभी हमारा वो फोटे है ही नहीं। सो द सिस्टम इज देयर, इट्स जस्ट दैट कि उसकी जो डिप्लॉयबिलिटी है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। वैसे एक जो कमर्शियल पायलट होता है उसको कितने फ्लाइंग आवर्स के बाद आप एक जहाज़ उसके हैंड ओवर कर देते हैं? वो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ पायलट और मैंने अगर अप्लाई करना है फॉर अ कमर्शियल एयरलाइन, तो मुझे कितने फ्लाइंग आवर्स चाहिए होंगे टू गो फॉर दैट? कोई क्राइटेरिया सेट है कि इतने फ्लाइंग आवर्स के बाद आपको कमर्शियल की इजाज़त होगी, आप इसके ऊपर ये प्लेन उड़ा सकेंगे? सर कमर्शियल फ्लाइंग के लिए तो जो रिक्वायर्ड फ़्लाइट आवर्स हैं वो कमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए वो
200 हैं यहाँ पाकिस्तान में, बस FAA के अंदर 250 हैं, और जो आप जहाज़ हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं यूएसए में 250 हैं। ओके FAA दैट इज यूएस दैट इज़ यूएस। और यूरोप में यूरोप में भी ऑलमोस्ट यही 200-250 इसी के बीच में, अलग अलग ममालिक जो हैं कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, बट दोज आर इनफ आवर्स। अच्छा मैं आम आवाम के लिए, बिकॉज इट्स अ पॉडकास्ट एंड इट्स फॉर द पीपल, जो फ्लाइंग आवर्स है, हाउ डू यू कैलकुलेट देम? वी फ्लाई एंड वी काउंट देम। Like, for example, when you start flying, you fly to Karachi. It's a 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है वो, ठीक है, तो वो 1.5 घंटा आपका फ्लाइंग आवर में काउंट हो गया। एक दिन में अगर आप 4 दफ़ा फ्लाई करते हैं तो 4 घंटे हो गए, ठीक है। 4 को आप अगर 30 के साथ ज़रब दे तो इट इज़ लाइक 120, ऐसे ही है। सो अगर इस पोर्शन से हम जाएं तो 2 साल के अंदर तो आप आराम से कमर्शियल पायलट नहीं सर, ये आप एयरलाइनर्स का पूछ रहे हैं या जस्ट टू गेट अ कमर्शियल लाइसेंस? जस्ट टू गेट अ कमर्शियल है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम्स हैं। टू गेट अ कमर्शियल लाइसेंस यू डू नॉट फ्लाई दीज बिग एयरक्राफ्ट्स। आप कमर्शियल लाइसेंस के लिए यू फ्लाई स्मॉलर एयरक्राफ्ट, जैसे सेसनास हैं 172 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो मैं फ्लाई करवाता हूँ। राइट। तो उसके ऊपर आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपकी एक सोलो होती है, 8-10 घंटे फ्लाई करके आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाता है टू ऑपरेट दी एयरक्राफ्ट, सेकेंडरी कंट्रोल्स, प्राइमरी कंट्रोल्स, ये वो। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस हो जाता है बच्चे के ऊपर कि हाँ भी दिस गाय कैन फ्लाई, तो एक 15 मिनट का सर्किट जिसे हम कहते हैं रनवे के ऊपर, ठीक है, वो उसे सोलो अलॉट किया जाता है। okay. उसके बाद ही इज़ गिवन द विंग, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर ड्यूरिंग द फ्लाइंग जो इसके ट्रेनिंग है 200 घंटों के अंदर उस पायलट को सोलो फ्लाइट्स दी जाती हैं। वो सोलो फ्लाइट्स लिए के फिर वो इस्लामाबाद भी जाते हैं, वो सियालकोट भी जाते हैं, हमारे क्रॉस कंट्री फिर वो फ्लाई करते हैं। कितना टेन्योर कितना था? 2 साल 3 साल? सर जो गिवन होता है दैट इज़ यूजुअली 18 मंथ्स। 18 मंथ्स के अंदर अंदर यू कैन ईजिली क्लियर योर लाइसेंस। ओके 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 ओके। तनख्वाह कितनी होती है एक पायलट की? बड़ा तकलीफ दे सवाल है सर ये। हाँ। तनख्वाह सर डिपेंड्स अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। सैडली जो हमारा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंस्ट्रक्शनल तबका है दैट इज़ वेरी मच कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर इन इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग, जो कि मेरा ख्याल है कॉम्पनसेट होना चाहिए, यू कैन नॉट एग्जैक्टली मेक अ फ्यूचर आउट ऑफ इट until you're in an airline, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है एविएशन के मामले में। मैं जब अमेरिका में फ्लाई कर रहा था वहाँ पे, तो खैर वहाँ पर आपके पास 1000 किस्म के ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आप अगर अपना लाइसेंस ले लेते हैं तो अगर आप इंस्ट्रक्शन फ्लाइंग कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन फ्लाइंग नहीं है तो ये जो क्रॉप डस्टर्स हैं आप वो कर लेते हैं, वो नहीं है तो आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लाइंग क्लब्स, जिसमें से भी अभी ये वॉल्टन 3-4 फ्लाइंग क्लब्स थे, इट शट डाउन, वो है। उसके बाद कराची के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर सिर्फ इस वक्त एक दो एक्टिव फ्लाइंग क्लब्स हैं जो प्रॉपर्ली फ्लाई कर रहे हैं, गिवन कि फ्यूल भी बहुत महंगा हो गया तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं ही नहीं। आप जो कह रहे थे ना कि कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं टू गेट इनटू एन एयरलाइन, अब यहाँ पर एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि चूँकि आप किसी भी पायलट के पास ऑप्शंस ही नहीं है। देयर आर नो एयरलाइंस इन पाकिस्तान राइट नाउ दैट आर हायरिंग फ्रेश पायलट्स। PIA वाज वन, शाहीन वाज वन। शाहीन शट डाउन इन 2017। उसके बाद फ्रेश पायलट्स नहीं हायर हो रहे थे। PIA का आखिरी बैच हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के दौरान एक तो ये क्रैश हुआ था, फिर इसी दौरान एक स्टेटमेंट आई थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी हमारे एविएशन मिनिस्टर की। मैं तो सच्ची बताऊं तो मुझे तो अब वो बिल्कुल सही लगती है। आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ट्रस्ट मी, मुझे वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लगती है। मेरे ख्याल में तो सारे के सारे पायलट्स को ग्राउंड करके यू नीड टू डू देयर मेडिकल्स, देयर साइकोलॉजिकल टेस्ट, सो दैट कि जब वो यार ये जो प्लेन क्रैश है ये हमारे ही खाते में क्यों लिखे हुए हैं? गॉड फॉरबिड ये चीज़ गल्फ में, USA में, यूरोप में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने हाई हैं, वहाँ पर जो टेस्टिंग है वो इतनी हाई है, प्रोफेशनलिज्म लेवल इतना हाई है। तो ये हम लोगों का ही मसला है। और जो आपने बात की शुरू में कि रूल्स आर देयर बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो आई थिंक देयर इज़ अ हाई टाइम कि हम लोग जितने भी हैं इनको दोबारा से एक पूरे का पूरा रीटेस्ट करें, रीशफल ओवर सिस्टम करें। डू यू एग्री विद दिस? Sir, I would not completely, because one,
एक क्रैश पूरी दुनिया में होते हैं, पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के अंदर नो डाउट चीज़ें उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। आपने जो अभी ये बोला है कि सबको ग्राउंड करना चाहिए, कोविड था उस दौरान, हम उस तरह फ्लाई नहीं कर रहे थे, तो ये जब स्टेटमेंट आई तो हमारे लिए बड़ा मसला बन गया, क्योंकि मैं ग्रेजुएटेड था, आई डन माई स्टडीज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो अब हम लोगों को जब ये आया तो ज़रा हम तो सब क्लियर थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन की गई थी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट देने के बाद, उसमें से जो एक्चुअली कुछ ऐसे लोग निकले थे वो बेरली शायद 1-2 थे, और वो भी कब के दे वर बैक, दे हैड रिटायर्ड जब देखिए मेरी बात सुने, उनमें से एक बंदा ये भी होगा जो 2020 में जो प्लेन क्रैश हुआ। देखिए मैं आम आवाम हूँ जी, ठीक है, यू आर फ्रॉम देम, सो मेरा ये आपसे एक आई हैव राइट टू आस्क यू दिस। देखिए आपने पढ़ लिया, आपने लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे ना आप अपनी पढ़ाई को फॉलो करते हैं, ना आप अपने लाइसेंसेस को फॉलो करते हैं, और आप अपने मूड स्विंग्स और अपने एटीट्यूड की वजह से 100 खानदान तबाह कर देते हैं, तो ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? आसिम भाई मुझे एक बात बताइएगा, आपका क्लोजेस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस कौन सा रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर? जर्नलिस्ट के तो बहुत सारे होते हैं, हम तो सुबह मतलब दफ्तर आते हैं क्लोजेस्ट वेयर यू कुड टेल कि आई एम अबाउट टू डाई and there's nothing I can do about it. The best I can do is try to survive. You are right about it, but the question that I'm putting in जी is this कि वो जो स्टेटमेंट थी, हाँ जी, मैं वही बता वो भी किन लोगों ने बनाई होगी ना, और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ही होगा। फिर जब आपकी यूरोप में फ्लाइटें बंद होगी, आपकी बाकी कंट्रीज में फ्लाइटें बंद होगी, तो आपने उसको रोल बैक ले लिया। दैट वाज द टाइम कि आप एक एक्शन लेते, आप स्टीयर एक्शन लेते, और आप फ्रॉम ग्राउंड जीरो से ऊपर तक पूरे सिस्टम को चेक कर लेते। लेकिन फिर वही हुआ जो 1947 से लेके आज तक हो रहा है कि आपने मुफाहमत कर ली, आपने यू टर्न ले लिया, और आपने कहा जी सिर्फ 1-2 बंदे हैं। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करूँगा सर, मैं वही बता रहा था आपको कि 2020 था जब ये स्टेटमेंट आई थी, तो रोज़ ये चेक शुरू हो गया था। रोज़ हम जब सुबह सो के उठते थे तो हमारे फ़ोन पर मैसेजेस आए होते थे, कुछ भी नंबर ऑफ पायलट्स के नाम सिलेक्ट करते थे रैंडमली, जिसका थोड़ा सा भी इस चीज़ का शक था कि इसके एग्ज़ाम्स जो इसने दिए हैं वो कहीं ऊपर नीचे हो सकते, कुछ भी हल्का सा शक था, और उन सारों के एग्ज़ाम्स हर चीज़ को थॉरली स्टडी किया गया। अब मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ बता दूँ कि जो फेक लाइसेंसेस, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फेक लाइसेंस। ठीक है, फेक किस चीज़ पर उन्हें कहा गया था कि उनके जो सेकेंडरी एजुकेशंस थी वो शायद 1-2 लोग होंगे, पुराने वक्तों में हुआ करता था कि वो जी 12वीं की डिग्री बनवा ली थी, 11वीं की डिग्री बनवा ली। वो इसको मैं सेकंड करूंगा नाजरीन। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई कि लाहौर एयरपोर्ट से एक जाली पायलट को पकड़ा गया। वो पीआईए का ड्रेस करके पायलट का तो एंटर हो रहा था, और उसको एएसएफ ने क्लियरिंग के ऊपर पकड़ लिया, थैंकफुली कि उन्होंने पकड़ लिया, उस सिस्टम का हिस्सा था। आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आपने एक मूवी देखी होगी बड़ी फेमस, कैच मी इफ यू कैन। Yes. That guy actually existed. Yes. That guy flew with the airlines for years. Yes. He was on the payroll. He was getting paid. He traveled more than I think 10,000 hours. और ये अमेरिका का वाक़या है। देखिए अब ये वाक़या वहाँ पे हुआ, वहाँ पर 9/11 भी हुआ। हाँ जी, ये सारे वाक़े लेकिन दोबारा नहीं हुए। उन्होंने सिस्टम को मेंड कर लिया, उन्होंने सिस्टम अपग्रेड कर लिया कि दोबारा इस तरह की चीज़ ना हो सके। हमारे यहाँ बार बार वही हो रहा है। कभी हमारी एयर होस्टेस पकड़ी जाती है कनाडा से, हील के अंदर से आइस निकल रही है, कभी हमारी एयर होस्टेस फ्रांस में भाग जाती है, कभी हमारा कोई पायलट जो है वो निकल जाता है, कभी कोई स्कैंडल आ जाता है। हम ऐसी कई चीज़ें जो मैं यहाँ पे शायद कैमरे पे भी ना बता सकूँ कि जो हमारी एयरलाइंस जो हमारे पीएए और जो उनके स्टाफ के साथ जो हमारे पास आती है, ये कब तक जारी रहेगा? एज अ यंग पायलट, एज समवन जिसका फ्यूचर लिंक्ड है इंडस्ट्री के साथ, मैं चाहूँगा आपसे कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दें। सर हर क्रैश जो होता है उसके अंदर कभी भी देखें, मैं कभी भी टेक ऑफ ये सोच के नहीं करूँगा कि यार मैं जाने दो, कोई मसला नहीं, लैंड कर गया तो देखी जाएगी। व्हेन आई एम फ्लाइंग आई हैव पैसेंजर्स और नॉट, आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम इन माय बेस्ट कंडीशन एंड आई एम प्रिपेयर्ड व्हाटएवर इज गोना हैपन, व्हाटएवर इज गोना टेक प्लेस इन द एयर, और मैं लेके आऊँगा। इमरजेंसी वाहिद चीज़ है जो कभी बता के नहीं आती। yes. और जब वो अचानक आ जाती है ना, जब आपकी आंखों के सामने, एंड यू हैव सेकंड्स टू मेक अ डिसीजन, उस वक्त यू हैव टू कीप योर माइंड
intact and you have to make a particular decision and you have to land. ये क्रैश हुआ था, इससे पहले एक और क्रैश हुआ था जिसके अंदर एयरक्राफ्ट की निकली थी मसले मसाइल जो भी थे. Yes. पायलट्स के ऊपर ना अक्सर पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है कि कभी भी कोई भी क्रैश होता है या कोई भी मसला आता है तो हर इंसान की शायद कोशिश होती है सबसे पहले जो है ना वो मलबा पायलट के ऊपर डाल दें. क्यों? बिकॉज इन मोस्ट केसेस जब क्रैशेस हो जाते हैं द पायलट इज़ द ओनली वन दैट कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ. ही इज़ नॉट देयर एनीमोर. Yes. क्या हुआ था वो तो उस बंदे को पता है. बिल्कुल. अब हम बैठे बैठे हज़ार बातें कर दें, वो यार वो तो आपस में लड़ पड़े लेकिन थे. वो तो हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग आई है उसके अंदर भी था कि जो फर्स्ट पायलट और कैप्टन है उसके अंदर प्रॉपर तकरार चल रही थी. कैप्टन साहब बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी, लेकिन यू बीइंग अ पायलट, यू बीइंग अ कैप्टन, Sir. यू बीइंग यंग, एंड आई विल कॉपी सोहेल वुडाइच बाय सेइंग लड़कियां, खवातीन, वो तो आपको देख के जो है ना आप तो रुक जाते होंगे. ऐसी बात है? काश सर ये जो सबको लगता है ये सच होता. क्या ऐसा नहीं लड़कियां कुछ नहीं देखते? अब कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता? होता. सर ध्यान जहाज पे होता है. वेरी नाइस. मैंने यही सुना था हाँ जी. कि मैं नहीं चाहता कि अगले दिन कोई एक्ट्रेस कॉकपिट में आए एक सेल्फी के लिए और फिर हम इस तरह का कोई और हादसा देखें. दिस इज़ द प्रोफेशनलिज्म दैट लैक्स इन आवर इंडस्ट्री. विद दैट आई थैंक यू कैप्टन साहब फॉर No दिस. problem, sir. उम्मीद है नाज़रीन आपने आज का इंटरव्यू सुना होगा. आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी सुनी जो शायद पहले आपने कभी ना सुनी हो. ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और इस तरह के वाक़यात हर जगह होते हैं बट बार बार होना जस्टिफाइड नहीं है. उम्मीद है कि वो लोग जो डिसीजन मेकर्स है वो दोबारा इस तरह की चीज़ नहीं होने देंगे. विद दैट आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कीप वाचिंग समा पॉडकास्ट. थैंक यू.